जनाब सबसे पहले हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि एलसीआर सर्किट होता क्या है। यार एलसीआर सर्किट कुछ नहीं होता, बेसिकली एल तो सी और आर तो आपको पता ही है किसके लिए स्टैंड करता है। पहले मैं टॉपिक का नाम डाल देता हूँ, एल सी आर सर्किट। इंडक्टेंस, कैपेसिटर और रेजिस्टेंस तीनों एक ही के अंदर आएंगे। पहले रेजिस्टेंस आएगा, मतलब कुछ भी आ सकता है, ऐसा कोई फिक्स नहीं है। कैपेसिटर आएगा और उसके बाद फिर ये एसी सोर्स से कनेक्ट हो रहे होंगे। आपने कहा जी ओके, ये मैं मान लेता हूँ कि ये आपको दे रखा है, ये आर है, ये एल है और ये सी है। यार जब मैंने पिछले क्लासेस में आपको पढ़ाया था कि मैंने आपको पढ़ाया था कि यार रेजिस्टेंस में फेजर डायग्राम कैसे बनता है, इंडक्टर के अंदर फेजर डायग्राम कैसे बनता है और कैपेसिटर के अंदर फेजर डायग्राम कैसे बनता है। मैंने बताया था यार अगर मैं करंट को रेफरेंस लाइन मानूं तो इसके अंदर जो वोल्टेज है वो कितने से लैग करती है। आपने कहा कि फेज तो दोनों का सेम होता है, तो लैग करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, दोनों साथ चलते हैं। मैंने कहा ओके। इंडक्टर के केस के अंदर क्या होता है यार, इंडक्टर के केस के अंदर आपने बताया यार इंडक्टर के केस के अंदर जो आपकी वोल्टेज है वो लीड करती है और करंट है वो लैग करता है। मैंने कहा ठीक बात है, करंट को लैग करवाओ, वोल्टेज को लीड करवाओ। आपने कहा कि ठीक, इतनी बात हमको समझ में आती है। कैपेसिटर के केस के क्या अंदर क्या होता है जनाब, आपने कहा कि रेफरेंस लाइन तो बना, पहले मैंने बना दी। आपने कहा जी करंट लीड करता है 90 डिग्री से। मैंने कहा ओके जनाब, अब इसको जब हम ओवरलैप करते हैं तब हमारे पास एक फेजर डायग्राम बन के आता है, उसको ही हम एल सी आर सर्किट का फेजर डायग्राम कहते हैं। ये बात हमको पता होनी चाहिए। ये आपको पास वी आर दे रखा है जनाब, और ये आपका वी सी है और ये आपका वी एल है, ये हमेशा ऐसे ही बन रहा होगा। तो ओके, मैंने कहा यार पहले केस नंबर 1 को मैं कंसिडर करता हूँ। मैंने कहा यार वी एल बड़ा है आपका वी सी से। आपने कहा जी क्यों, मैंने कहा कंसिडर करा है, कुछ भी आप किसी को भी कंसिडर कर सकते हो, वी एल ज़्यादा आसान पड़ेगा समझने के रूप में, लेकिन वरना तो न्यूमेरिकली मैथमेटिकली दोनों वैसे ही मतलब सेम ही है। वी आर वी एल माइनस वी सी। आपने कहा जी ठीक है, क्या मैं कह दूँ इनका रिजल्टेंट कहीं कुछ बीच में आ रहा होगा। आपने कहा जी आ रहा होगा, क्या मैं कह दूँ कुछ वो एंगल फाई बना रहा होगा। आपने कहा जी कह दो, मैंने कह दिया। मैंने कहा ध्यान से देख, ये तो वेक्टर जैसा ही लग रहा है तेरे को। हाँ जी, तो इसको वेक्टर एडिशन की तरह कर दो। इसको मैंने वी नोट कह दिया, वी नोट इज इक्वल टू, वी नेट नोट मत कहूँ, नेट कह दो उसको, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे पीक से। हाँ जी, वी आर का स्केयर प्लस वी एल माइनस वी सी का स्केयर। आपने कहा कि ठीक है जनाब। मैंने कहा वी नेट, अब वी आर की वैल्यू रुको, वी आर की वैल्यू क्या होती है। आपने कहा जी आई नोट इंटू आर। वी एल की वैल्यू कितनी होती है। आपने कहा जी आई नोट इंटू एक्सएल। आई नोट सेम क्यों है, क्योंकि हम सीरीज सर्किट पढ़ रहे हैं। अगर पैरेलल सर्किट पढ़ते तो उसके अंदर आई नोट सेम नहीं हो रहा होता बेसिकली, तो आपको पता ही है पैरेलल सर्किट के अंदर करंट की वैल्यू डिफरेंट हो जाती है। वीसी क्या होता है, आपने कहा जी आई नोट इंटू एक्सी होता है। क्या एक्सी हमें पता है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस और रेजिस्टेंस, ये तो आपको पता ही है। मैंने कहा यार आई नोट आएगा यहाँ से, लिख वी नेट इज इक्वल टू आई नोट का स्केयर आर का स्केयर प्लस आई नोट एक्स एल आई नोट एक्स सी का होल स्केयर। मैंने कहा यार जो आई नोट है ना इसको बाहर फेंक। आपने कहा जी फेंक दिया। क्या मैं कह दूँ आई नोट ऐसे बाहर आ जाएगा और आई नोट इसके नीचे चला जाएगा। आपने कहा जी चला जाएगा। वी बाय आर क्या होता है, आपने कहा जी सॉरी वी बाय आई क्या होता है। आपने कहा जी आर होता है, तो आर के हम जेड लिखेंगे यहाँ पर, क्योंकि रेजिस्टेंस नहीं निकल रहा, वो इम्पीडेंस निकल रहा है बेसिकली। यूनिट दोनों की सेम है, डायमेंशन दोनों की सेम है, तो रेजिस्टेंस की तरह ही ट्रीट हो रहा होगा। आपने कहा जी ठीक बात है। ये फॉर्मूला जो आया है ये आपको रटना है, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन डराइव हो सकते हैं और हो भी चुके हैं। आपने कहा जी ओके, अब केस 02 को कंसिडर करते हैं। मैंने कहा यार केस 02 देख। आपने कहा यार पिछली बारी में हमने एक्सएल ग्रेटर देन एक्ससी लिया था, अब हम एक्ससी ग्रेटर देन एक्सएल लेंगे। तो जनाब उसके अंदर जो एक्सएल माइनस एक्ससी था ना, वो एक्ससी माइनस एक्सएल इसके अंदर हो रहा होगा, ज्यादा कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं, ज्यादा क्या बिल्कुल फर्क नहीं पड़ रहा होगा।
एक चीज और निकलवानी थी इस केस के अंदर, टेंजेंट फाई। मतलब टेंजेंट क्या होता है, आपको पता ही है। और इसका फॉर्मूला परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर क्या है, VL माइनस VC। ये बात आपको पता होनी चाहिए, बेसिक है तो। और ये आपको दे रखा है आर नहीं वी आर। आइए यहाँ से दोबारा कॉमन ले लो, तो आपके पास XL माइनस XC बाय आर आ जाएगा। इसको मैं थोड़ा डिटेल में समझाना चाहूँगा अगले पेज में। अब आप पूछोगे कि जनाब हमें कैसे पता लगेगा कि VL ज़्यादा है कि VC ज़्यादा है। यार पता करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो फॉर्मूला आया है आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, अगर यहाँ एक्सएल बड़ा है एक्सी बड़ा, में तो पता ही नहीं क्या है। मैंने कहा यार कुछ भी हो, अगर यहाँ माइनस भी होगा ना तब भी यहाँ प्लस ही आएगा, क्योंकि स्क्वायर है, तो इससे कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा होगा। आपने कहा कि ठीक। अब आपने कहा यार तो टेंजेंट फाई को आप डिटेल में बताने वाले थे, उसका क्या रहा, वो भी बताता हूँ। टेंजेंट फाई की वैल्यू जीरो कब हो रही होगी? मैंने कहा यार वो एक रेजोनेंस का केस होता है जब टेंजेंट फाई की वैल्यू जीरो होती है। टेंजेंट फाई को मैं दोबारा यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ, है क्या, एक्सएल माइनस एक्सी बाय आर। ये रेजोनेंस के केस के अंदर ही होता है ऐसा। आपने कहा जी ठीक बात है, ये रेजोनेंस क्या होता है वो हम आगे पढ़ रहे होंगे। आपने कहा जी ओके। थोड़ा सा फास्ट करना पड़ेगा यार, क्योंकि वीडियो पहले ही थोड़ी सी 5 मिनट ऊपर चलेगी। अब दूसरा केस क्या हो सकता है, एक्सएल ग्रेटर देन हो सकता है एक्सी के। आपने कहा जी हाँ ये हो सकता है, तो मतलब टेंजेंट फाई क्या हो रहा होगा, पॉजिटिव हो रहा होगा। अब मैंने कहा यार एक्सएल ग्रेटर देन एक्सी क्या मतलब, क्या करते हो? मैंने कहा यार एक्सएल ग्रेटर देन एक्सी मतलब जो इंडक्टिव का जो कैरेक्टर है ना, इंडक्टेंस का कैरेक्टर वो ज्यादा है। इंडक्टेंस का कैरेक्टर ज्यादा है इस केस के अंदर। क्या बात समझ में आती है? आपने कहा जी आती है। एक्सएल माइनस एक्सी, तो रिजल्टेंट कुछ इस तरफ आ रहा होगा। अब किसी ने मेरे को कहा कि जनाब अगर एक्सी माइनस एक्सएल हो, मैंने कहा यार तो उसके लिए ना सिंपल सा केस है बनेगा, एक्सएल सॉरी एक्सी माइनस एक्सएल, यहाँ बनेगा आर, तो नीचे की तरफ इसका हो रहा होगा, तो फाई से लैग करेगा। इसके अंदर क्या करेगा, करंट फाई से, सॉरी वोल्टेज फाई से क्या करेगी, लीड करेगी। एक्सएल माइनस एक्सी केस के अंदर क्या होगा, ये वोल्टेज है ना, ये वोल्टेज, क्योंकि वीएल माइनस वीसी जो वोल्टेज वाला ये बना था ना, ये क्या होगा, ये फाई से क्या कर रहा होगा, लीड करेगा। क्योंकि जो फेजर डायग्राम होता है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करता है, कि लीड कर रहा है कि क्या कर रहा है। ठीक है, और ये भी आप एंटी क्लॉकवाइज में ही मेजर करोगे। जो करंट है वो लीड कर रहा है फाई से। आपने कहा जी ठीक बात। सो लिखो एक्सएल माइनस एक्सी के अंदर क्या होता है, अगर ये एक्सएल बड़ा है एक्सी से, करंट लैग्स बाय फाई। एक्सी बड़ा है एक्सएल से, करंट लीड्स बाय फाई। ये रटना है जी, घोट के पी जाना है। यहाँ तक आपको समझ में आया? आपने कहा जी बिल्कुल तराकेदार, हमको समझ में आ गया। अब हम इसके थोड़े से न्यूमेरिकल देखेंगे, जिससे हमारा कुछ जो कॉन्सेप्ट है वो कंठस्थ हो रहे होंगे, और इस पे जो न्यूमेरिकल है वो यार थोड़े से मुश्किल आते हैं दूसरे टॉपिक के कंपैरिजन में, क्योंकि ये थोड़ा अच्छा टॉपिक माना जाता है बोर्ड के रिस्पेक्टिव में। पहला देखो, कैपेसिटर ऑफ अननोन कैपेसिटेंस रेजिस्टेंस दे रखा है इतना, कंपार्ट का क्वेश्चन है, तो कंपार्ट में क्वेश्चन थोड़े से मतलब थोड़े से हाई आते हैं, थोड़े से ज्यादा नहीं। कैपेसिटर ऑफ अननोन कैपेसिटेंस ऑफ रेजिस्टेंस इतना दे रखा है, पहले मैं लिख देता हूँ भाई गिवन क्या क्या है। सो ओम, आप पोज करके ट्राई कर सकते हैं क्वेश्चन को। सेल्फ इंडक्टेंस आपको कितना दे रखा है, 4/पाई स्क्वायर इतना। एसी सोर्स से कनेक्ट कर रखा है, जो भी हमारे पास वैल्यू दे रखी है अगर वो स्पेसिफाई नहीं है तो वो भी RMS ही होती है। ये बात हमें पता होनी चाहिए, बहुत बार बता भी चुका हूँ। आपने कहा ठीक है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस एंड द करंट दैट फ्लोज इन द सर्किट। कैपेसिटेंस की वैल्यू निकालनी है जनाब, और करंट की वैल्यू निकालनी है। कैपेसिटेंस यानी C निकालना है क्या होगा, करंट IRMS निकालना है क्या होगा। When the current is in same phase with the voltage,
वोल्टेज के साथ सेम फेज में है। क्या मतलब है इस बात का? जनाब हमने 3 सर्किट पढ़े हैं। कितने सर्किट पढ़े हैं? आपने कहा कि 3 सर्किट हमने पढ़े हैं, उसके अंदर करंट के साथ वोल्टेज का सेम फेज तो बस एक ही के अंदर होता है, वो प्योरली रेजिस्टिव, जो कि प्रैक्टिकली अचीव एक तरीके से किया जा सकता है। वो इसी के तरीके, जो ये वाला सर्किट है ना, अगर आपका VL और VC एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हैं, क्या कहना चाहता हूँ मैं, ये कहना चाहता हूँ कि अगर ये VL है, ये VC है, ये आपका V है, यहाँ पर I आ रहा है, अगर ये दोनों बराबर हो जाए इनकी वोल्टेज, तो मतलब ये चीज आ रही होगी, तो प्रैक्टिकली इसको बनाया जा सकता है। ऐसी कोई बात नहीं है कि नहीं बनाया जा सकता, बनाया जा सकता है, लेकिन यूज कम है। प्योर रेजिस्टिव हमने 3 केस पढ़े, उसमें से एक प्योर रेजिस्टिव वाला केस लग रहा है। सो प्योरली रेजिस्टिव है, तो ये तो हमने देखना ही नहीं है, और एक्सएल सी निकालना है, तो एक्सएल इज इक्वल टू एक्स हो रहा होगा। क्यों ऐसा क्यों? मैंने कहा यार अगर प्योरली रेजिस्टिव का केस है ना, तो VL और VC आपके बराबर होंगे। VL और VC तब बराबर होंगे तब उनके रेजिस्टेंस बराबर और होंगे। क्यों? क्योंकि करंट तो बराबर ही है। आपने कहा जी ओके, इतनी बात हमको समझ में आती है। अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो यार आप कमेंट में पूछ सकते हो। हाँ, तो इसको बराबर कर दो, ओमेगा L इज इक्वल टू 1/ओमेगा C। जनाब ओमेगा दे रखा है आपको, आपने कहा दे तो रखा है, तो लिखो ना ओमेगा, फ्रीक्वेंसी दे रखी है 2 पाई, यहाँ ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1/LC। ओमेगा स्क्वायर यानी 2 पाई, एफ फ्रीक्वेंसी कितनी है 50 हर्ट्ज का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/L। कितना दे रखा है जनाब आपको? L आपको दे रखा है 4 पाई इंटू सी। कितना दे रखा है? सी तो आपको निकालना है। मैंने कहा जी ओके जनाब, सी को वहाँ फेंको। आपने कहा जी फेंक दिया, और इसको यहाँ लिखो। आपने कहा जी लिख दिया, 4 पाई स्क्वायर इंटू 5×5 = 25, 100 पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर उठा दो, और ये आपका कैपेसिटर निकल के आ रहा है। या फिर कंपार्ट का क्वेश्चन है, आप डायरेक्टली थोड़ा सा मतलब सिंपलीफाई करके रखाना, डिवाइड में मत डालना, बस इसको सिंपलीफाई कर देना। 4 4 16 उसकी मल्टीप्लाई कर देना, उसको ऐसे छोड़ के आ जाना, और यहाँ पर चुपचाप आंसर ले लेना। और बोर्ड के अंदर क्वेश्चन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ये मैं पिछली वीडियो में शायद बता चुका हूँ। अगर आप और भी डेडिकेटेड वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। और इसका अगला पार्ट क्या कहता रहा जनाब, IRMS बताओ। यार IRMS सिंपल सी बात है कि I0/√2 हो रहा होगा। I0 की वैल्यू आपको पता है? आपने कभी नहीं पता, VRMS पता है तो लिख देना यार, VRMS अपॉन में रेजिस्टेंस कितना रखा है, इतना, क्योंकि करंट तो इसी की वजह से। अब आप पूछोगे नहीं ये ऐसा क्यों, मैंने कहा ध्यान से देख, Z इज इक्वल टू क्या होता है? आपने कहा जी R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। आपने कहा जी हाँ। यार दोनों तो बराबर नहीं है। आपने कहा जी हाँ, तो Z की वैल्यू R नहीं हो जाएगी? आपने कहा जी ओके, इतनी बात तो समझ में आती है। 2 एम्पियर हो गया। यहाँ से आप I0 भी निकाल सकते हो, जो वो कहेगा आप निकाल सकते हो। आपने कहा जी ठीक बात। अब 2013 का एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। A series LCR circuit is connected to an AC source। क्वेश्चन जगह वैसे कम है। क्वेश्चन क्वेश्चन कहता है जनाब, सीरीज एलसीआर सर्किट इज कनेक्टेड टू एन सोर्स, इसकी ये दे रखी है आपको VRMS 200 वोल्ट, और फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी है 50 हर्ट्ज की। द वोल्टेज इज अक्रॉस द रेजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर आपको इतनी दे रखी है। टेप दो, वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर 200 वोल्ट, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर 250 वोल्ट, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर 250 वोल्ट। अभी मजा आएगा इस क्वेश्चन के अंदर, मैं बताता हूँ कैसे। The algebraic sum of all the voltages across the three elements is greater than the source voltage y। ऐसा क्यों है? और रेजिस्टेंस अगर मैं 40 ओम लेता हूँ तो करंट की वैल्यू क्या हो रही होगी जनाब बताओ। IRMS पूछ रहा है कि स्पेसिफाई नहीं किया कौन सा करंट है।
मैंने कहा जनाब ध्यान से देखो, क्या मैं कह दूं यहाँ रेजिस्टेंस है, कैपेसिटेंस है, इंडक्टेंस है, तो एलसीआर सर्किट की बात हो रही है। आपने कहा जी हाँ, इतनी तो बात हमने क्वेश्चन से निकाल ली। अब इसने कहा कि यार ये आपको 250 वोल्ट दे रखा है क्या, वी एल, ये भी आपको क्या दे रखा है, वी सी, 250 वोल्ट दे रखा है, और ये क्या दे रखा है आपको, वी आर, कितना दे रखा है, 200 वोल्ट दे रखा है। अब ये कहता है कि जनाब ये तो कट गया, ये नहीं कहता बेसिकली, तो मैं पता लगे कट गया, तो मतलब ये क्या है, रेजोनेंस का केस है। रेजोनेंस क्या होता है, बस अभी कुछ मत समझो, बस एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी अगर कभी हो जाए तो वो रेजोनेंस का केस हो जाता है, बस इतना समझो अभी के लिए। ओके, इतना हो गया। अब पूछा है आईआरएमएस, आईआरएमएस कैसे निकलेगा। मैंने कहा यार आईआरएमएस तो बड़े प्यार से निकल सकता है, क्योंकि वीआरएमएस हमें पता है कितना, 200 वोल्ट। और अब आपने कहा जी 200 वोल्ट की तो रेजिस्टेंस का है, मैंने कहा यार ये तो कट ही नहीं गया, तो कट गया, इसके तो इसकी वजह से कोई रिजल्टेंट आ ही नहीं रहा होगा, तो नेट नेट जो आपके पास वोल्टेज होगी वो इसी की वजह से होगी। आपने कहा जी ये ओके, इतनी बात हमें समझ में आ गई। तो रेजिस्टेंस कितना है, 40 है, तो आईआरएमएस आपके पास कितना होगा, 5। इस बात को रटना है, आंसर को नहीं रटना, बात को रटना, ये निकालना कैसे है। आपने कहा ठीक। अब एक चीज और पूछी थी इसके अंदर कि जो अगर मैं इनका तीनों का इंडिविजुअल सम करता हूँ तो इसकी नेट वोल्टेज से ज्यादा आ रहा है, ऐसा क्यों। अरे फेजर क्वांटिटी है यार, तू इसको स्केलर की तरह जोड़ेगा तो कैसे काम चलेगा, फेजर क्वांटिटी है, इसको पहले वेक्टर फेजर की फॉर्म में लेकर के आना होगा तभी जुड़ेगी। ठीक है, तो सिंपल सा ही आंसर इसका दे रहे हैं। ये क्वेश्चन भी कंप्लीट। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। ये क्वेश्चन तो मैंने इसलिए उठाया है ताकि आपको फॉर्मूले का यूज आ जाए कि फॉर्मूला इस्तेमाल कैसे करते हैं, ये आप खुद कर सकते हो। ये वाला क्वेश्चन आप खुद कर सकते हो, इजी क्वेश्चन है, धरती का बोझ है क्वेश्चन। ये तो क्वेश्चन बड़े अच्छे हैं। व्हाट विल बी द रीडिंग इन व्हाट विल बी द रीडिंग इन द वोल्ट मीटर और एम मीटर, अगर आपको ये सब कुछ दे रखा हो तो आप पोज करके जरूर ट्राई कर सकते हैं। तो क्वेश्चन को, क्योंकि काफी अच्छे क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में मैंने एक बार फर्स्ट टाइम मैं अटका था, दूसरे बार मैंने निकाल दिया था, तो ये इसलिए मैंने डाला है वाला क्वेश्चन। तो और ये वाला क्वेश्चन तो है अच्छा, इसमें तो मतलब इतना भी अच्छा नहीं है लेकिन ये ज्यादा अच्छा है। XL is equal to 4 ohm, XC is equal to 4 ohm, ये आपको दे रखा है कैपेसिटेंस, और ये आपको कुछ फिगर ऐसे डराने के लिए दे रखा है कि ऐसे ऐसे 90 वोल्ट का एसी सोर्स, और जनाब आपके पास रेजिस्टेंस दे रखा है। वो आप कहोगे यार इस तरह का सर्किट तो हमने कभी जिंदगी में नहीं देखा। मैंने कहा यार इस तरह का सर्किट आपने देख रखा है, लेकिन इसको थोड़ा गंदे तरीके से बनाया गया है क्वेश्चन को डराने, भयानक बनाने के लिए। तो इसको हम रिजोल्व करते हैं। अगर आपको बिल्कुल ही बिगिनर हो तो आपको सर्किट रिजोल्व करना आना चाहिए। कैसे करेंगे, मैंने कहा देख, हमने बेसिक सर्किट पढ़ा था, इसको थोड़ा सा ऐसे उल्टा कर, आपने कहा जी कर दिया। अब मैंने कहा यार ये रेजिस्टेंस को यहाँ चेपते हैं, आपने कहा जी क्यों, यहाँ पर तो वी है, मैंने कहा वोल्ट मीटर है ना, कोई बात नहीं, 90 वोल्ट यहाँ से यहाँ तक कनेक्ट है, वोल्ट मीटर आपका यहाँ से यहाँ तक कनेक्ट है, कोई सर्किट हमने छेड़खानी नहीं करी, सर्किट वही है। लेकिन आपको अब दिख रहा है कि भाई यहाँ कैसे सर्किट है। अब मैंने कहा यार जो इसके अंदर करंट है, हमें इसका रेजिस्टेंस और इसका रेजिस्टेंस पता होना चाहिए, इसका रेजिस्टेंस हम डायरेक्टली जोड़ेंगे नहीं, ये इसके अंदर ट्रिक था इस क्वेश्चन के अंदर। इसका रेजिस्टेंस और इसका रेजिस्टेंस डायरेक्टली जुड़ेगा नहीं, वो माइनस होगा, एक्सएल माइनस एक्ससी, ये क्लिक है इस क्वेश्चन के अंदर। और पूछेगा इसके अंदर व्हाट विल बी द रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर, वोल्टमीटर की रीडिंग क्या हो रही होगी। मैंने कहा यार एक्सएल माइनस एक्ससी, ये भी 4 ओम, ये भी 4 ओम, जीरो, और करंट तो आपके पास कितना दे रखा है, एक्स इज इक्वल टू एक्स ही है, तो ये रेजोनेंस का केस है, तो रेजोनेंस का केस है तो 9/45 2 एम्पीयर आपके पास करंट